क्या भारत कोई धर्मशाला है? क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी देश से आकर भारत में हमेशा के लिए बस सकता है और भारतीय कानूनों के तहत सुरक्षा मांग सकता है? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सटीक शब्द हैं। 2025 में सबसे सख्त टिप्पणी जो शरणार्थी मामलों में से आई है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है और हम भी यही कह रहे हैं कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। आज हम विस्तार से समझेंगे इस बड़े फैसले के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक श्रीलंकाई तमिल नागरिक को भारत में रहने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो हर देश के शरणार्थियों को यहां पर बसाए। आज के इस सेशन के अंदर हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय की। केस का नाम है सुभाषकरण बनाम स्टेट 2025 सुप्रीम कोर्ट। सुभाषकरण बनाम स्टेट 2025 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, जहां पर कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि इंडिया सभी देशों के रिफ्यूजीज को नहीं बसा सकता अपने यहां। इंडिया सभी देशों के रिफ्यूजीज को नहीं बसा सकता। धर्मशाला थोड़ी ना है। भारत में जो बसने का मौलिक अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। भारत के अंदर रहने का, परमानेंट सेटल होने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अगर कोई अवैध घुसपैठिया है तो उसको भारत से निकाला जाना चाहिए और निकलना चाहिए उसे। ये फैसला नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, रिफ्यूजी लॉ को लेकर, अनुच्छेद 21 को लेकर और यूएपीए और डिपोर्टेशन पावर जैसे विषयों को सीधे सीधे प्रभावित करता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मामले की बैकग्राउंड के बारे में, पृष्ठभूमि को हम समझते हैं। मामला है क्या? याचिकाकर्ता इस मामले के अंदर कौन है? याचिकाकर्ता इस मामले के अंदर एक श्रीलंकाई तमिल है, भारतीय नागरिक नहीं है, श्रीलंका का है। सुभाषकरण जो वीजा पर भारत में आया था और 2009 के श्रीलंका गृह युद्ध के दौरान उसका एलटीटीई से जुड़ाव होने का आरोप था। जो 2000 वो आया तो वीजा पर था और जब 2009 का श्रीलंकाई गृह युद्ध था उस दौरान ये आरोप लगे थे कि भाई ये एलटीटीई का सपोर्टर था। उस पर क्या आरोप लगे थे? 2015 में उसे गिरफ्तार भी किया गया था भारत में और उस पर आरोप लगे कि वो एलटीटीई गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की साजिश में शामिल था। उसे दोषी ठहराया गया। कौन से कानूनों के तहत उसको दोषी ठहराया गया? सेक्शन 10 यूएपीए एक्ट के तहत, पासपोर्ट एक्ट के तहत, तीसरा फॉरेनर्स एक्ट के तहत, चौथा पॉइजन्स एक्ट के तहत और छठा भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड के तहत। ट्रायल कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। अब बात करते हैं मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय की। मद्रास हाई कोर्ट ने सजा को घटाकर 10 साल से घटाकर 7 साल कर दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि सजा पूरी होने के तुरंत बाद उसे भारत छोड़ना होगा। अब बात करते हैं फिर, अब इसकी अपील आई सुप्रीम कोर्ट में सुभाषकरण की। सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील क्यों की? उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपील के समय कहा कि श्रीलंका वापस भेजे जाने पर टॉर्चर का खतरा है। हो सकता है कि वहां पर वो पहुंचे और उसका टॉर्चर शुरू हो जाए, और एलटीटी से जुड़ाव होने के कारण वो ब्लैक गैजेटेड भी है, मतलब वो श्रीलंका में घुस नहीं सकता। ये भी उसके क्या कहते हैं वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात बोली। उसकी पत्नी बीमार है, उसके बेटे को गंभीर हार्ट डिसीज है, इसलिए उसे भारत में रहने दिया जाए, ये उसके वकील ने कहा याचिकाकर्ता के ने। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो याचिका है सीधे खारिज कर दी। ये जो याचिका थी सुभाषकरण की, उसकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर क्या कहा वो सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर क्या कहा? धर्मशाला वाली टिप्पणी जो आपने उस समय पर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी देखी थी, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी, कड़ी टिप्पणी की है और वो जरूरी भी थी, हमारा भी यही मानना है। धर्मशाला थोड़ी ना है कि कोई भी मुंह उठा के आएगा यहां पर रहने लगेगा। क्या भारत के
क्या भारत पूरी दुनिया के रेफ्यूजीज को बसाएगा? क्या भारत पूरी दुनिया के शरणार्थियों को एक ही जगह मिलेगी भारत में? हम पहले ही 140 करोड़ आबादी के साथ जूझ रहे हैं। इंडिया कोई धर्मशाला नहीं है। अब समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे के कारण को भी समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने क्या तर्क दिए, कानूनी क्या तर्क दिए। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। संविधान के अनुच्छेद 19 जो केवल नागरिकों के लिए है। संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है और कोर्ट ने यह कहा कि इसका संविधान के अनुच्छेद 19 का जिक्र करते हुए कि भारत में जो बसने का अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को ही है। विदेशी नागरिक ऐसा कोई अधिकार या फिर दावा नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अनुच्छेद 21 का भी जिक्र किया और उन्होंने बोला कि यहां पर अनुच्छेद 21 का भी कोई उल्लंघन नहीं हुआ है जब हमने उसको श्रीलंकन तमिलियन को यहां से निकालने की बात की, क्योंकि कोर्ट के अनुसार उसकी आजादी जो है वो कानून के अनुसार ही सीमित की गई है, इसलिए जो अनुच्छेद 21 है उसका उल्लंघन नहीं है। और तीसरा, भारत कोई ऑटोमेटिक रिफ्यूजी ग्रांटिंग देश नहीं है कि कोई भी कहीं से भी मुंह उठाकर आएगा और भारत शरण दे देगा। ऐसा देश नहीं है कि हम किसी को भी, कोई भी रेफ्यूजी आए और उसको हम ऑटोमेटिक शरण दे देंगे। भारत ने 1951 में रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं किया, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूएन कन्वेंशन ऑन द रिफ्यूजीज है, भारत ने उसको साइन नहीं किया है, तो इसलिए हम जो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रिफ्यूजीज है, शरणार्थियों के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संधि है, उससे भी हम बाध्य नहीं है। इसलिए कोई भी फॉरनर को ऑटोमेटिक शरण भारत में नहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ कोर्ट ने खतरे का हवाला भी दिया। खतरे का हवाला देने पर कोर्ट ने क्या प्रतिक्रिया दी? जब वकील ने कहा कि श्रीलंका में उसकी जान को खतरा है, उसके वकील ने कहा था ना कि अगर इसको हमने वापस श्रीलंका भेज दिया तो वहां इसकी प्रताड़ना शुरू हो सकती है, तो उसके ऊपर कोर्ट ने बहुत बढ़िया बात बोली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो भाई किसी और देश के अंदर जाए, यहां क्यों हमारे रिसोर्सेज पे पल रहा है? तो किसी और देश में जाए, हमें नहीं पता, वहां जाना है जाए, श्रीलंका में कहीं और जाए, बस यहां नहीं रहेगा, इंडिया में नहीं रह सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और डिपोर्टेशन जो है उसका पूरी तरह वैध होगा, मतलब उसको भारत से बाहर निकालना पूरी तरह वैध है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं भारत छोड़ने के, वो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बिल्कुल और बिल्कुल सही बताया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत को एक स्पष्ट रिफ्यूजी लॉ बनाना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख का समर्थन करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मगर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भारत सच में कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के आए, यहां पे इलीगल तरीके से रहे, यहां के रिसोर्सेज पे पले और फिर भारतीय नागरिकों के लिए ही खतरा बन जाए। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के डीप एनालिसिस की, पूरे इस केस के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस की। ये फैसला क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? व्हाई दिस केस इज सो मच इंपॉर्टेंट। इस फैसले का असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ी संवैधानिक सोच को भी दर्शाता है। सबसे पहले क्या, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। LTTE जो है वो अतीत में भारत के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा रहा है। LTT जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम भाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करते थे, और भारत के लिए सुरक्षा के लिए वो गंभीर खतरा रहा है। ऐसे आरोप वाले फॉरेन नेशनल को कोर्ट सख्ती से देखता है, बिल्कुल। और दूसरा, रिफ्यूजी लॉ की अनुपस्थिति की भी बात कर लेते हैं। भारत में कोई अलग रिफ्यूजी कानून नहीं है, शरणार्थियों के लेकर कोई कानून नहीं है, इसलिए कोर्ट केवल मौजूदा कानून जैसे कि फॉरेनर्स एक्ट, विदेशी एक्ट, UAPA और इमिग्रेशन नॉर्म्स के तहत ही निर्णय देता है। और सीमा नियंत्रण की बात करें, वो एक संप्रभु अधिकार है भारत का कि हम अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ किया कि भारत को ये पूरा अधिकार है कि कौन रहेगा, कितने समय तक रहेगा और कब उसे भारत से निकाला जाएगा, ये डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत का है। अब बात करते हैं मानवता बनाम कानूनी मर्यादा के बारे में। बीमारी, परिवार की स्थिति,
सब कोर्ट ने सुना, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि दयालुता कानून को नहीं बदल सकती। और अंत में हम अपने कंक्लूजन पर चलते हैं। कंक्लूजन इस केस का आगे के लिए क्या मतलब है? यह निर्णय बिल्कुल एक साफ स्पष्ट दे रहा है कि भारत अनियंत्रित रिफ्यूजी सेटलमेंट की अनुमति नहीं देता है और भारत में अवैध घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। तीसरा, सीरियस ऑफेंसेस में दोषी जो फॉरेन नेशनल्स होंगे वो भारत में नहीं रह सकते हैं। और तीसरा, आर्टिकल 21 जीवन की सुरक्षा देता है, भारत में रहने का अधिकार नहीं। कि मतलब अगर कोई विदेशी नागरिक है तो उसको जीवन की सुरक्षा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो मिल जाएगी क्योंकि आर्टिकल 21 हर एक व्यक्ति के लिए है, मगर भारत में रहने का अधिकार आर्टिकल 21 नहीं देता है। अनुच्छेद 19 के तहत भारत में रहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों का है। ठीक है। और उसके साथ साथ डिपोर्टेशन सजा पूरी होने के बाद पूरी तरह वैध है। भारत अपनी सीमाओं और सुरक्षा पर समझौता नहीं करेगा। यह फैसला भविष्य के मामलों पर बड़ा प्रभाव डालने वाला है, जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स के मामले पर, जैसे अवैध घुसपैठियों के मामले पर या शरणार्थियों के मामले पर। नेशनल सिक्योरिटी मामले में कोर्ट का दृष्टिकोण भी ये केस दिखा रहा है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी करना चाह रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अगेन मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।